हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका त्यागी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रोफेशन। और लेखपाल की हमारी क्लासेस डेली होती हैं। आज हम लोग हिस्ट्री की क्लास करेंगे। हिस्ट्री में एक टॉपिक होता है गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल और वायसराय। ये टॉपिक हम दो पार्ट्स में करेंगे। इस वीडियो में हम गवर्नर जनरल के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से गवर्नर जनरल हुए हैं और उन्होंने कौन कौन से एक्ट बनाए हैं, ठीक है, या फिर किस किस की स्थापना करी है और उनका कार्यकाल कितना था। और देखो, गवर्नर जनरल बहुत हुए हैं, काफ़ी सारे थे, लेकिन हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्योंकि अगर हम बहुत सारा पढ़ेंगे ना तो इतना सारा सिलेबस हो जाएगा कि आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें लिमिटेड पढ़ना है और उस लिमिटेड का हमें अपने नोट्स बनाने हैं और उसको बार बार हमें रिवाइज़ करना है। फैक्ट्स को हमें याद रखना है, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं केवल वही बताऊंगी। और कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। तो देखिए, ये यूट्यूब है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको होती हैं वीडियोस। बहुत सारे चैनल हैं, तो जो आलोचक हैं ना, मतलब मैंने ये देखा है कि जो बहुत बड़े बड़े चैनल भी हैं जिनके बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट जो आलोचक होते हैं ना, मतलब वो हमेशा अपनी आदत से कभी बाज आएंगे ही नहीं। वो उन्हें केवल बुराई ही करनी होती है। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग मतलब कुछ अच्छे कमेंट्स करते हैं, और देखो 50 बच्चे होते हैं क्लास में, 50 बच्चों में से 50 को समझ में नहीं आता टीचर का। कम से कम 2 या 3 बच्चे ऐसे होंगे जिनको वो कहेंगे कि हमें तो पता नहीं क्या पढ़ाती है ये टीचर, ये क्या पढ़ाता है यार टीचर, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो इसका मतलब वो टीचर ख़राब नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर कमी है, आपके दिमाग में कमी है, आपको जल्दी से समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए किसी के ऊपर कमेंट करने से पहले आप एक बार अपने बारे में सोचिए कि वाकई में कि इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स आपके अंदर ही कहीं ना कहीं कमी है। खैर एनीवेज, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता इस चीज़ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉर्ड क्लाइव, सबसे पहले हम गवर्नर जनरल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर पहला है लॉर्ड क्लाइव। 1757 से उनका जो कार्यकाल था, आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, 1757 से 60 तक, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव, उनका कार्यकाल 1757 से 1760 तक रहा, और फिर से उसके बाद 1765 से 67 तक रहा था, ठीक है। 2 बार बने थे ये। जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय गवर्नर पद नहीं था, उस समय अंग्रेज प्रमुख था, मतलब जो पद का नाम था वो अंग्रेज प्रमुख बोला जाता था। प्लासी के बाद, जब प्लासी का युद्ध हो गया, उसके बाद लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। अब देखो, इसमें केवल फैक्ट्स लिखे हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आप लोग उनको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग उनको नोट कर लीजिए कि जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछते हैं। अब उसके बाद 1765 में मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की उन्होंने संधि ली और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करी। अब क्वेश्चन क्या आएगा, किस मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से किस गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद की संधि की थी? क्वेश्चन ये आएगा। तो किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव ने। सबसे उसके बाद आता है 1765 में बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया? लॉर्ड क्लाइव ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि बंगाल में, क्वेश्चन देखो 2 तरीके से आता है कि बंगाल में द्वैध शासन किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? किसने लागू करा? लॉर्ड क्लाइव ने। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया? किसने समाप्त किया था? वॉरेन हॉस्टिंग्स ने। 1772 में जब वॉरेन हॉस्टिंग्स गवर्नर जनरल बने, तब उन्होंने इस द्वैध शासन को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। जब हम वॉरेन हॉस्टिंग्स पढ़ेंगे तब हम ये चीज़ देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया? लॉर्ड क्लाइव ने। ख़त्म किसने किया? वॉरेन हॉस्टिंग्स ने, ठीक है। कब लागू हुआ बंगाल में द्वैध शासन? 1765 में। और ख़त्म कब करा? 1772 में। किसने? वॉरेन हॉस्टिंग्स ने ख़त्म करा। बड़ी नींव रखने वाला, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव को बड़ी नींव रखने वाला, यह कथन, मतलब लॉर्ड क्लाइव को किसने कहा कि बड़ी नींव रखने वाला? यह कथन किसका है? बर्क ने। किसने कहा है? बर्क ने, ठीक है। बड़ी नींव रखने वाला किसने कहा था? बर्क ने कहा था।
उसके बाद लॉर्ड क्लाइव ने इंग्लैंड वापस जाकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसने आत्महत्या की थी, लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है, देखो तो 4-5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है लॉर्ड क्लाइव के लिए। क्या, पहला तो इनका शासनकाल कब रहा, 1757 से 60 तक, उसके बाद 1765 से 67 तक। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, लॉर्ड क्लाइव को। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि प्लासी के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन बना, बंगाल का, लॉर्ड क्लाइव। दूसरा पॉइंट क्या आता है, बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया, लॉर्ड क्लाइव ने। कब किया, 1765 में। फिर जिसको 1772 में किसने ख़त्म किया था, वॉरेन हॉस्टिंग्स ने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, बड़ी बड़ी नींव रखने वाले किसने कहा था, बर्क ने कहा था। ठीक, तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वॉरेन हॉस्टिंग्स की बात करते हैं। वॉरेन हॉस्टिंग्स 1772 से 1774 तक रहे। ठीक है, द्वैध शासन इन्होंने समाप्त किया था। बंगाल का अंतिम गवर्नर, ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर था कौन, वॉरेन हॉस्टिंग्स। या आप कह सकते हो भारत का पहला गवर्नर जनरल। देखो, इससे पहले ना जो पद का नाम था वो गवर्नर था, वो गवर्नर जनरल नहीं था। इससे पहले जो पद का नाम था वो कौन था, वो क्या था, गवर्नर था। ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव के लिए जो पद का नाम यूज़ होगा वो गवर्नर यूज़ होगा। वॉरेन हॉस्टिंग जो थे वो भारत का अंतिम गवर्नर थे, और कह सकते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हॉस्टिंग्स। एग्जाम में बहुत पूछते हैं भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हॉस्टिंग्स थे। मतलब इनके टाइम पे जो पद का नाम था ना वो क्या कर देता, गवर्नर जनरल बना देता। ठीक है, इन्होंने द्वैध शासन समाप्त किया था, इम्पॉर्टेंट है, 1772 में, 1772 में इन्होंने समाप्त किया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1700, जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो कब आया था, 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 ईस्वी में इन्हें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, इससे पूर्व बंगाल के क्या थे, गवर्नर थे। 1772 में हर प्रत्येक ज़िले में फौजदारी और दीवानी न्यायालयों की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि इन्होंने क्या किया था, 1772 में, 1772 में इन्होंने प्रत्येक ज़िले में फौजदारी, ठीक है, फौजदारी और दीवानी न्यायालयों की स्थापना की। ठीक है, दीवानी न्यायालयों की स्थापना की थी। तो ये वाला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए क्योंकि इसके अंदर शायद मेंशन नहीं है ये। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, लॉर्ड इम्पे। कौन थे, लॉर्ड इम्पे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। पहला मुख्य न्यायाधीश पूछ लेते हैं, लॉर्ड इम्पे था। 3 अन्य न्यायाधीश थे, कौन से थे, चैम्बर्स, लैम्स्टर, हाइट। ठीक है, इसलिए वॉरेन हॉस्टिंग्स को भारत में क्या कहा जाता है, न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। इसलिए वॉरेन हॉस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। तो देखो 3-4 पॉइंट्स आपको जो इंपॉर्टेंट है वॉरेन हॉस्टिंग्स के, वो आपको याद रखने हैं। क्या, पहला तो उन्होंने क्या किया था, 1772 में द्वैध शासन को ख़त्म किया। भारत का पहले गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ठीक है, और तीनों प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण रखने के लिए 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था। अच्छा, फिर आपको देखो क्या याद रखना है कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में बंगाल के पहले बंगाल का पहला गवर्नर जनरल इन्हें बनाया गया। ठीक है, 1772 में प्रत्येक ज़िले में, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि 1772 में प्रत्येक ज़िले में दीवानी व फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की थी।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उन्होंने कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? लॉर्ड इम्पे। और अन्य 3 न्यायाधीश कौन से थे? ये आपको ध्यान रखना है, चैम्बर्स, लैम्स्टर, हाइट। इसलिए वॉरेन हॉस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? वॉरेन हॉस्टिंग्स को। ठीक है, अब देखिए देखो यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वॉरेन हॉस्टिंग्स भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा दर्ज कराया गया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछ लेते हैं कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा दर्ज किया गया था? किसने किया था? किस पर किया गया था? वॉरेन हॉस्टिंग्स ने किया था। वॉरेन हॉस्टिंग्स पर किया गया था मुकदमा दर्ज महाभियोग का। और किसने किया था? बर्क ने। ठीक है, देखो ये जो नोट्स है ना, ये लेखपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। सही बताऊँ तो ये जो नोट्स हैं ये पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए थे नोट्स, और इसलिए आपको सारा जो आपका होगा कि मैम तो पॉइंट छोड़ दिए जो इसके अंदर लिखे गए हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं मैं केवल वही बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न अपना अलग होता है। पीसीएस होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि लेखपाल का पेपर बहुत आसान आएगा, नहीं, डेफिनेटली टफ आएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बट हाँ, फिर भी हर एक एग्ज़ाम का अपना एक पैटर्न होता है कि किस एग्ज़ाम में किस लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं केवल वही आपको बता रही हूँ इसमें। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं कॉर्नवालिस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका जो शासनकाल था वो था 1786 तक 93 तक। ठीक है, 1786 से 1793 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस से काफ़ी क्वेश्चंस निकलते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन निकलता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपी के स्टूडेंट्स के लिए, यूपी के एग्ज़ाम देने वालों के लिए, जो यूपी की परीक्षा दे रहे हैं उन बच्चों के लिए, कि कॉर्नवालिस की समाधि बहुत पूछते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि कहाँ पर थी? गाज़ीपुर। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो समाधि है वो कहाँ है? गाज़ीपुर, याद रखना। ठीक है, गाज़ीपुर। अब देखिए, जो इनका जो काल था वो कितना था? 1786 तक 93 तक। ठीक है, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने करी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पुलिस सेवा की शुरुआत भी किसने करी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पुलिस सेवा की भी शुरुआत किसने करी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और स्टेटमेंट को लिख लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी स्क्रीन में इसमें क्लियरिटी नहीं आ रही है। ठीक है, तो मे बी आप लोगों को शायद सही से दिख भी नहीं रहा होगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैं जो पॉइंट्स हैं मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिखते चलिए। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने करी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इनका शासनकाल था 1786 से 93 तक। पुलिस सेवा की शुरुआत किसने करी? कॉर्नवालिस ने। ठीक है, अच्छा, सिविल सेवा की जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उनकी शुरुआत तो हुई थी 1853 में, 1853 में हो गई थी। 1853 में हुई थी। ठीक है, एक मिनट, हाँ, देखिए, भारत में जो सिविल सेवा की स्टार्टिंग की थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। पुलिस सेवा की स्टार्टिंग में किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। लेकिन जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम थी उनकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1853 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1853 में हुई थी। और स्टार्टिंग में जो एग्ज़ाम होता था वो भारत में नहीं होता था, वो कहाँ होता था? इंग्लैंड में। ठीक है, लंदन में ये परीक्षा होती थी। 1923 से सिविल सर्विस एग्ज़ाम भारत में भी होने लगी, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1923 से सिविल सर्विस एग्ज़ाम भारत में भी होने लगा था। सबसे पहले कुछ देखो पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे, अब जब सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो उससे 2-3 पॉइंट्स बन जाते हैं यहाँ पर, कि प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, 1863 में, 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर। फिर उसके बाद जो एक पॉइंट क्या आता है कि जो अरविंद घोष थे उन्होंने आईसीएस एग्ज़ाम में घुड़सवारी की परीक्षा, पहले क्या होता था? पहले घुड़सवारी की परीक्षा होती थी। ठीक है, आईसीएस एग्ज़ाम में उन्होंने घुड़सवारी की परीक्षा नहीं कर पाए थे। अब देखो, जो कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं कभी कभी, जो प्रीवियस पेपर्स में भी आए हुए हैं, क्या सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षा पास करने के बाद त्यागपत्र दे दिया था? स्टार्टिंग में उन्होंने इस परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु कितनी थी? 23 वर्ष थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि स्टार्टिंग में जो एज थी, उन्होंने मैक्सिमम एज जो थी पहले 23 वर्ष थी, जिसको वायसराय लिटन ने, जब हम वायसराय पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, अभी तो हम गवर्नर जनरल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वायसराय जो लिटन थे 1876 से
1880 तक का उनका काल था। उन्होंने घटाकर कितनी कर दी थी? केवल 19 वर्ष। सोचो 19 वर्ष में तो बच्चे की आज के टाइम में इंटर पास करता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखो क्या था, जो अब एक बार फिर से देख लेते हैं। सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी थे, 1863 में बने थे। अरविंद घोष आईसीएस एग्जाम में घुड़सवारी की परीक्षा नहीं पास कर पाए थे। तीसरा पॉइंट क्या बनता है कि जो सुभाष चंद्र बोस से उन्होंने परीक्षा पास करने के बाद त्यागपत्र दे दिया था। प्रारंभ में स्टार्टिंग में जो इसमें जो बैठने की मैक्सिमम एज थी वो कितनी थी? 23 वर्ष थी, जिसे वायस राय लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने घटाकर कितना कर दिया था? 19 वर्ष कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर फिर से कॉर्नवालिस की। कॉर्नवालिस का काल कितना था? 1786 से 1793 तक। स्थायी बंदोबस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1793 में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त, एग्जाम से पूछते हैं क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था किसने लागू की थी? किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। देखो बंगाल के जो गवर्नर जनरल होता है, ये तो टॉपिक है, उसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम से पूछते हैं। फिर कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें से एक क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक से आता ही है नॉर्मली। सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चंस कोई टफ नहीं आते। हर एक गवर्नर जनरल का जो इंपॉर्टेंट है उनके 4-5 पॉइंट्स आप याद कर लो, उन्हीं में से क्वेश्चन निकल जाता है नॉर्मली। फिर 1793 में ही कॉर्नवालिस कोड जारी किया गया, जो कि शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इसके तहत ही कर प्रशासन और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया था। समाधि कहाँ थी? यूपी के गाजीपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। यूपी के गाजीपुर में समाधि है किसकी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के 4-5 पॉइंट क्या बनते हैं? भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने करी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, इनका जो काल था इनका क्या था? 1786 से 93 तक था। पुलिस सेवा की शुरुआत किसने करी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सिविल सर्विस की एग्जाम की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में हुई थी। प्रारंभ में परीक्षा कहाँ पर होती थी? इंग्लैंड में होती थी। 1923 से सिविल सर्विस एग्जाम की जो सिविल सर्विस एग्जाम है वो हमारा इंडिया में भी होने लगा। पहले प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी कौन थे? सत्येंद्र टैगोर 1863 में बने थे। ठीक है, अरविंद घोष जो थे आईसीएस एग्जाम में घुड़सवारी की परीक्षा नहीं पास कर पाए थे, और सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षा में पास कर लिया तो उसके बाद भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और प्रारंभ में इस परीक्षा में बैठने की जो मैक्सिमम एज थी वो कितनी थी? 23 वर्ष थी, जिसे वायसराय लिटन ने घटाकर कितना कर दिया था? 19 वर्ष कर दिया था। ठीक है, कॉर्नवालिस की बात करें तो भाई इन्होंने स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था लागू की थी। कब की थी? 1793 में की थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, रट लो बिल्कुल। ठीक है, और कॉर्नवालिस ने ही कर प्रशासन और न्याय प्रशासन को अलग किया था, और इनकी समाधि कहाँ है? यूपी के गाजीपुर में है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली। ये इंपॉर्टेंट है, इनके लिए क्या है पॉइंट आपको याद रखना है कि इन्होंने सहायक संधि प्रणाली लागू की थी। लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था? सहायक संधि प्रणाली लागू की थी। इनका कार्यकाल कितना है? 1798 से 1805 तक। ठीक है, 1798 से 1805 तक था। अब देखो जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो क्या आएगा, इसमें से आपको क्या देखो, पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सहायक संधि प्रणाली किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली। 5-6 बार माइंड में बिल्कुल याद रख लो। सहायक संधि प्रणाली किसने लागू करी? लॉर्ड वेलेजली ने की थी। कब की? इनका काल कितना था? 1798 से 1805 तक था। ठीक है, उसके बाद सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद था। कौन सा था? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद 1798 पहले क्या थी? ये राज्य था पूरा ये। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा अन्य कौन से थे? मैसूर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया। इनके आप सन भी याद रख लो। 1798 हैदराबाद सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद। कब की? 1798 में, 1798। उसके बाद फिर मैसूर ने की 1799 में ने, फिर अवध 1801, पेशवा, भोसले, सिंधिया। एटलीस्ट इनके नाम तो जरूर याद रख लो, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में यह आएगा कि इनमें से कौन सा राज्य इसमें से सहायक संधि स्वीकार करने वाला कौन सा राज्य नहीं है, वो नहीं पूछते हैं। तो कौन कौन से हैं? हैदराबाद, मैसूर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं सारे नाम। ठीक है, इसके बाद फिर आईसीएस में भर्ती युवकों की जो ट्रेनिंग के लिए 1800 में उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी। ये इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज़्यादा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी? लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने की थी। ठीक है।
ठीक है, तो कौन से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से कि सहायक संधि प्रणाली किसने लागू करी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन बन था? हैदराबाद था। अन्य कौन कौन से? मैसूर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया। 5-6 बार बिल्कुल माइंड में बोल लो, याद हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। क्यों की थी? जो सिविल सेवा की जो इनकी ट्रेनिंग के लिए की थी, ठीक है। फिर आपका था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसमें से भी देखो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चंस निकलते हैं एग्जाम में, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक, भारत का प्रथम, हाँ देखिए अब आता है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनका जो काल था वो कितना था? 1828 से 1835 तक, ठीक है, 1828 तक 1835 तक था। अच्छा एक चीज़, अगर हमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो देखो इन्हीं के टाइम पर ही इन्हीं के टाइम पर ही क्या हुआ था? वेल्लोर में प्रथम धार्मिक सैन्य विद्रोह हुआ था, ठीक है। इन्हीं के समय वेल्लोर में प्रथम धार्मिक सैन्य विद्रोह हुआ था 1829। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करते हैं। 1829 के नियम 17 द्वारा इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किस नियम द्वारा? कई बार ये भी पूछ लेते हैं, तो 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। ठगी प्रथा का अंत करने के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठगी प्रथा का अंत करने के लिए इन्होंने कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की थी। कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की थी। किसका अंत करने के लिए? ठगी प्रथा का अंत करने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। ठगी प्रथा का अंत करने के लिए कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार बता देती हूँ आपको, जो एग्ज़ाम से पूछते हैं। क्या? पहला तो ये कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, भारत के ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। फिर सामाजिक सुधारों के लिए कौन प्रसिद्ध है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सामाजिक सुधारों के लिए कौन प्रसिद्ध है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन्होंने सती प्रथा, ठगी प्रथा, इन कुप्रथाओं पर रोक लगाई थी, ठीक है। कौन कौन से? सती प्रथा, ठगी प्रथा, कन्या हत्या, ऐसी कुप्रथाओं पर इन्होंने रोक लगाई थी। और इनके काल में ही अंग्रेज़ी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, ठीक है। इसके काल में ही अंग्रेज़ी को, ठीक है। तो 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये पॉइंट्स इसमें नहीं है मेंशन, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा, सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। सती प्रथा, ठगी प्रथा, इन प्रथाओं पर रोक लगाई और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, मैंने अभी जब वॉरेन हॉस्टिंग्स मैंने बताया था तो शायद मेरे मुँह से गलती से शायद निकल गया था कि ये भारत के पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। वॉरेन हॉस्टिंग्स के लिए बंगाल का, अगर आपसे पूछते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हॉस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हॉस्टिंग्स। अगर आपसे पूछेंगे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, ठीक है। आगे देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी। अब देखो लॉर्ड डलहौजी, इन्हें किस लिए जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है हड़पने की नीति, ठीक है, हड़पने की नीति या फिर व्यपगत का सिद्धांत, इसलिए, ठीक है, हड़पने की नीति या फिर व्यपगत का सिद्धांत के लिए जाना जाता है। इसके तहत जो विदेशी शासक तो उनको जो उनसे दत्तक पुत्र गोद लेने का अधिकार छीन लिया गया था। कौन कौन से राज्य थे, ठीक, जिसको उन्होंने हड़पा, ठीक है, आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, पूछते हैं। और उनका सन, किस सन में? जैसे सतारा, ठीक है, सतारा 1848 में, फिर जैतपुर सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, बघार 1850, उदयपुर, फिर झांसी, उदयपुर 1852, झांसी 1853, यूपी के हो तो झांसी पूछ सकते हो भाई,
एग्ज़ाम में आ सकता है आपसे। 1853 में झांसी हड़पा गया था, ठीक है। नागपुर 1854 और लास्ट में अवध का विलय किया गया था। कब किया गया था? 1856 में। तो इन राज्यों को हड़पा गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी को किस लिए जाना जाता है? हड़पने की नीति के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और जो सेकंड वीडियो होगी वो उसमें हम वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, भारत के वायसराय कौन। तो इसमें से क्वेश्चंस आता है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और सबसे अच्छी बात, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना, इनको लिख लो। इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता इनमें से, इनसे, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी मतलब ये जो है टॉपिक, ठीक है, याद करने थोड़ा टफ पड़ता है बिकॉज मिक्स हो जाता है ना। सबके नाम एक तो एक जैसे से लगते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इजी है। कंफ्यूजिंग है लेकिन इजी से मतलब ये है कि कुछ फैक्ट्स ही आपको याद रखने हैं। 4-5 फैक्ट्स याद कर लो सबके बारे में, जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उन्हीं में से क्वेश्चंस आ जाता है नॉर्मली। और भाई जो नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, भाई आपको अच्छा लगता है तो पढ़ो, नहीं अच्छा लगता तो मत पढ़ो। सिंपल सी बात है, साफ कहना सुखी ना, ठीक है। तो ज़्यादा बातें करनी भी मुझे नहीं आती हैं, लेकिन हाँ इतना है कि देखो, हर एक टीचर का अपना एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मैं मैथ्स की ही टीचर, मतलब मुझे मैथ्स ही अच्छा लगता है और मैथ्स ही मैं पढ़ाती हूँ नॉर्मली। बट अगर मैं कोर्स की तैयारी कराना चाह रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है, सिलेक्शन खाली मैथ्स से नहीं होता, बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो मेरे खुद के जो नोट्स हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप तक पहुँचा सकूँ, और कि आप लोगों के एटलीस्ट कुछ काम आ जाए, है ना। भाई आप लोगों का कुछ जा तो नहीं रहा, ऐसा तो नहीं है कि भाई मैंने पेड ग्रुप चला रखा है, ऐसा तो नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। तो ठीक है यार, आपकी विश है, आपको अच्छा लगता है तो पढ़ो, नहीं अच्छा लगता तो कोई और चैनल से पढ़ लो। बहुत सारे चैनल हैं, इतने अच्छे अच्छे चैनल हैं। तो लेकिन जो नेगेटिव कमेंट्स करने वाले हैं, मैंने देखा है कुछ होते हैं जिनकी आदत ही ख़राब होती है, वो केवल मतलब बस क्या बोलूँ, खैर ज़्यादा मैं फालतू नहीं बोलूँगी, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना बहुत है आज के लिए। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दो, कोई बात नहीं, पर प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, ठीक है। थैंक यू।